क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहला सीरियल किलर कौन था? और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर लोगों को किस वजह से किसी का मर्डर करने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है? सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। उस टाइम जब कोई ये भी नहीं जानता था कि सीरियल किलर क्या होता है, हिस्ट्री में सबसे पहले इसका पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर हम टाइम को लगभग 100 साल पीछे ले जाएं, यानी कि 1918 में, तो हम थाईलैंड के सबसे पहले नोन सीरियल किलर में से एक और कंट्री में पॉसिबली बिहेडेड किया जाने वाला लास्ट पर्सन को देख सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ बुन पेंग। ये केस जैन 1918 का एक आफ्टरनून का है। नोंथाबुरी प्रोविंस में चाओ पराया रिवर के पास एक विलेज में कुछ लोग हमेशा की तरह मछली पकड़ने गए हुए थे। जब वो नदी के किनारे बैठकर इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने एक मंदिर के पास पानी में कुछ अजीब चीज तैरती हुई देखी। क्यूरियस, उन्होंने उसे बाहर निकाला। ये एक पूरा आयरन बॉक्स था। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये किसी तरह का खजाना होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर जो कुछ मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक वुमेन का बॉडी 8 टुकड़ों में काटा हुआ, उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधे हुए, उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकल रहे थे। ये इतना ज्यादा डरावना था कि लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। कुछ लोग सीधे पास के पुलिस स्टेशन की ओर भागे। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये बॉडी एक अनआइडेंटिफाइड वुमेन की थी जो मच्छरदानी में लिपटी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आयरन बॉक्स में ईंटें और लकड़ी के टुकड़े ठूस दिए गए थे ताकि उसका वजन ज्यादा हो और वो नदी के बॉटम में ही रहे। लेकिन बिना किसी लीड के वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक रिक्शा ड्राइवर वहाँ आया। उन्होंने न्यूज देखा था और एक सिंपल स्टेटमेंट के साथ आगे आए थे। मुझे बुन पेंग ने आयरन बॉक्स को डंप करने के लिए कहा था। वो एक सेंटेंस ने सब कुछ बदल दिया। वो इस केस में एक की विटनेस बन गया था जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए पहला रियल ब्रेक था। तब क्वेश्चन ये था कि बुन पेंग रियली में कौन था और किस बात ने उसे इतना ब्रूटल मर्डर करने में सक्षम बनाया। उसका बॉर्न 1890 में था उथेन नाम के एक रिमोट विलेज में हुआ था, एक कैनल के पास का स्मॉल प्लेस जिसको उस टाइम मोन्थुन लाओ फुआन कहा जाता था। उनके फादर चाइनीज थे और उनकी मदर लाओ, जिसे बुनपेंग हाफ चाइनीज और हाफ थाई इंसान थे। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स की डेथ तभी हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल के थे। उसके बाद उनको एक एल्डरी कपल ने अडॉप्ट कर लिया था जिनके नाम थे सॉक और पियन। वो लोग बैंकॉक में रहते थे और उन्होंने उसे अपने खुद के ग्रैंडसन की तरह पाला और वो कपल उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। वो उससे वो हर चीज देते थे जो वो उसे दे सकते थे। वो उस घर में पला बढ़ा था जो घर प्यार से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था लोग उसे नोटिस करना शुरू कर रहे थे। जब वो अपने टीनेजर में था तब उसे एक्सट्रीमली हैंडसम लड़के की तरह जाना जाता था। सिर्फ नाइस लुकिंग के लिए नहीं, बट चार्मिंग, एलोगेंट और उस तरह का लड़का जिसे लड़कियां देखती थी जब वो उनके पास से गुजरता था। बट अच्छा दिखना धोखा दे सकता है। उसके चार्म के पीछे बुनपेंग का एक डार्कर साइड भी था। वो एक लेजी मैन था। वो हमेशा काम को रिफ्यूज करता था। इवन जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स को फील्ड में उसकी थोड़ी जरूरत होती थी तब भी वो उस काम को रिफ्यूज कर देता था। लेकिन उसमें कभी भी खुद के कामों को करने के लिए मोटिवेशन नहीं आया। हर किसी की तरह काम करने के बजाय वो किसी और चीज से फैसिनेटेड हो गया था। ब्लैक मैजिक, उसे स्पेशली लव स्पेल्स, चार्म और ट्विन पोशन जैसी चीजों में इंटरेस्ट था। एक तरह का लव पोशन जिसके बारे में माना जाता था कि ये लोगों को बिना कंट्रोल के लव में डाल देता है। ये सब सुपरस्टिशन में डूबा हुआ था। एक दिन उसकी मुलाकात एक एल्डर मैन से हुई जो रुआम में एक टेम्पल के पास रहते थे। वो आदमी उसे ब्लैक मैजिक के बारे में सब कुछ सिखाने को तैयार था और उसी टाइम से बुनपेंग को इसकी लत लग गई थी। वो अधिक सीखने के लिए हर दिन घर से बाहर निकलने लगा। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने इस चीज को नोटिस किया। वो अपने आप से बात करने लगा, अजीब अजीब वर्ड्स बड़बड़ाने लगा जो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहे थे। इवेंचुअली उन्हें पता चल गया कि वो क्या कर रहा था एंड दे वर टेरिफाइड। उन्हें डर था कि ब्लैक मैजिक का उनका स्टडी उनके लाइफ में बुराई लाएगा या इससे भी बदतर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कहीं और जाने का कोई रास्ता न होने पर बुनपेंग बैंकॉक के डाउनटाउन की ओर चला गया और इस बार उन्होंने सिर्फ ब्लैक मैजिक का स्टडी नहीं किया, उसने इसे बेचना शुरू कर दिया। उसने सर्विसेज, चार्म्स, पोशंस, स्पेल्स ऑफर किए और कुछ ही टाइम बाद 20 इयर्स ओल्ड बुनपेंग एक मॉन्क बन गया और उसे बैंकॉक के सबसे पुराने मंदिरों में से एक में रखा गया। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा जैसे उसे एक नया रास्ता मिल गया हो।
लोग हर जगह से उसके पास जा रहे थे सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने के लिए। सॉफ्ट वॉइस, क्लीन रोब्स और गुड लुक्स के साथ उसने बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन ये इमेज बहुत दिनों तक नहीं चली, क्योंकि बहुत जल्द ही वही सेम डार्क क्रेप्ट वापस आता है और इस टाइम उसने अपने रोल में ब्लैक मैजिक मिक्स करना शुरू कर दिया था। अपने चार्म और केयरफुली क्राफ्टेड इमेज एज अ मॉन्क के साथ बुन पैंग सिर्फ वर्शिपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, वो लोगों को प्रोमिसेस के साथ ला रहा था। प्रोमिसेस ये थी कि वो उनकी लाइफ को चेंज कर देगा, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, उनके ब्रोकन हार्ट्स को फिक्स कर देगा और ये सारी चीजें वो ब्लैक मैजिक के साथ करेगा। लोग लंबी लाइंस में खड़े होने लगे सिर्फ उसे देखने के लिए, स्पेशली वुमेन्स। बहुत कोई उसे लव स्पेल्स के बारे में पूछने आ रही थी। कुछ लोग अपर क्लास से थी, वेल्दी वुमेन जिन्होंने मॉन्क के बारे में बातें सुनी थी जो पोशंस से हार्ट को ठीक कर देगा। बुन पैंग हर रात उन वुमेन्स को टेंपल में वेलकम करता था। बहुत सारे फॉलोअर्स उसे रिस्पेक्ट करते थे और यहाँ तक कि उसे पैसे कमाने की इजाजत भी थी, जो कि एक मॉन्क के लिए रेयर प्रिविलेज होती है। लेकिन क्या जो लोग नहीं जानते थे वो था सेक्स, जो इस सो कॉल्ड रिचुअल्स का पार्ट था बुन पैंग के लिए। और बुद्धिस्ट मोनास्टिक रूल्स में स्पेशली भिको की तरह सेक्सुअल एक्टिविटी ग्रेवेस्ट ऑफेंस की तरह कंसीडर किया जाता था। लेकिन टेंपल के और मॉन्क से ये बातें ज्यादा देर तक छुपाई नहीं गई। उनको बुन पैंग का बिहेवियर समझ आने लगा, सेक्स, द डिसीट, द ब्लैक मैजिक, जिसके बाद बुन पैंग को टेंपल से निकाल दिया गया। और एक बार फिर बुन पैंग के पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन उस चीज ने इसे नहीं रोका। वो बैंकॉक डाउनटाउन में वापस गया और सीधे एक दूसरे टेंपल के अंदर चला गया, जिसका नाम सुदार्ट था, आ प्रेस्टिजियस और जाना माना टेंपल। जैसे वो अंदर गया, लोग उसे पहचान गए। किसी ने फुसफुसाया, ये वही है, ये बुन पैंग है। उनकी आंखें उसे घूर रही थी। उन लोगों को बिलीव था कि ये अपने साथ कुछ डार्क चीजें लेके आया है, लेकिन बुन पैंग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधे टेंपल के हेड से मिलने गया और टेंपल को ज्वाइन करने की बात करी। शुरू में हेड मॉन्क ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था उसके ब्लैक मैजिक के बारे में और उन्हें बिलीव था कि ये उनके टेंपल के गुड नेम को खराब कर देगा। लेकिन बुन पैंग जानता था कि कैसे बात करनी है। उसने प्रॉमिस की कि वो बदल जाएगा। उसने क्लेम किया कि उसे सेकेंड चांस चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर मॉन्क की लाइफ जी सके। और किसी तरह उस मॉन्क को उस पर बिलीव हो जाता है और वो वहाँ रुक जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वो बदलने के बजाय अपने ओल्ड डेज में वापस चला गया और उससे भी बदतर चीजें करने लगा। उसने एक इलीगल कैसीनो खोली मॉन्क रेसिडेंस के अंदर ही और उसके बहुत सारे वुमेन्स के साथ अफेयर थे और उसने लव पोशंस बनाना और बेचना जारी रखा और किसी तरह से ये चीजें चलती रही लगभग 9 सालों तक। लोगों को लगता था कि उसका रेप्यूटेशन लव स्पेल्स वेल्दी वुमेन्स के साथ उसके कनेक्शन के कारण बचा हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ बहुत भयानक हो रहा था। उस 9 इयर्स के टाइम किसी पॉइंट पे ही उसने लोगों को मारना स्टार्ट किया था। उसके कन्फेशन के अकॉर्डिंग उसका पहला विक्टिम एक आदमी था जिसका नाम नाई लर्म था, जो एक ज्वेलरी सेलर था। नाई बुन पैंग के पास अपने कुछ पीसेस बेचने के लिए आया था, लेकिन कुछ खरीदने के बजाय बुन पैंग ने पहले ही उसे मारने का प्लान बना लिया था और उसे मारने के बाद उसकी सारी ज्वेलरी ले ली थी। अपने आदमियों के हेल्प से उसने उस आदमी का मर्डर किया और जो भी वो अपने साथ लाया था उसे ले लिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, वो बॉडी सड़ना शुरू हो गई थी। इसलिए उसने अपने आदमियों को उस बॉडी को कट करने के लिए कहा और एक दूसरे आयरन चेस्ट में भरने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने उसे एक रिक्शा में लोड किया एंड टाउन से 6 किलोमीटर दूर ले गए। उस टाइम पे किसी ऐसी चीज को मूव करना इजी नहीं था, स्पेशली बिना किसी की नजरों में आए। लेकिन किसी तरह वो लोग चाओ रिवर तक उस बॉडी को ले गए और चेस्ट को उस कैनल में डंप कर दिया। मई 1917 में वो बॉडी मिली थी। जब कुछ लोकल्स को वो चेस्ट मिली तो उन्होंने उसे खोला और चेस्ट के अंदर देखते ही वो डर गए। यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं समझ आ रहा था कि इसे कैसे हैंडल करें। इस तरह की मर्डर कभी सुनी भी नहीं गई थी और इस आइडिया के पीछे एक मॉन्क था, ये और भी सोच से बाहर थी। इसलिए बुन पैंग इस चीज से बाहर हो गया। यहाँ से बुन पैंग ने वो स्टार्ट किया जो बाद में किलिंग स्प्री की तरह जाना गया। ये माना जाता था कि इसने एटलीस्ट 5 लोगों को मारा है और उनमें सबसे ज्यादा वेल्दी वुमेन्स थी जो उसके पास हेल्प के लिए आती थी। उनमें से एक विक्टिम का नाम प्रिक था, एक 20 इयर्स की वुमेन जिसका बॉडी मिला था। प्रिक बुन पैंग के पास आई थी क्योंकि उसने उसके रेपुटेशन के बारे में सुना था और वो डेस्परेट थी। उसने एक वेल्दी मैन से शादी की थी जिसका नाम खून सिटगिडी था, जो अपना ज्यादातर टाइम अपने मिस्ट्रेस के साथ बिताता था अपनी वाइफ की जगह। प्रिक अपने हस्बैंड का प्यार वापस चाहती थी, इसलिए वो बुन पैंग के पास गई थी। लेकिन बुन पैंग का कुछ और ही प्लान था।
ब्रिक की ब्यूटी ने उसे अट्रैक्ट नहीं किया था, वो उसके पैसे थे। जल्दी वो पोर्शन भुला दिए गए और उसके बजाय बुन पैंग ने उसे सेड्यूस करना शुरू कर दिया। उसके रेप्यूटेशन के बारे में जानते हुए भी ब्रिक उसके प्यार में पड़ गई। शायद वो उसका चार्म था या शायद उसके प्रोमिसेस। एंड में वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। इवेंचुअली ब्रिक प्रेग्नेंट हो गई और उसे पता था कि ये बच्चा बुन पैंग का है, क्योंकि उसका हस्बैंड बैरली उसे टच करता था। तो उसने बुन पैंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा, लेकिन बुन पैंग को फादर नहीं बनना था। वो किसी दूसरी वुमेन से शादी करने का प्लान कर रहा था जिसका नाम टैट था। इसलिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय उसको मारने का डिसीजन लिया। उसने उसे लेटर भेजा ये लिख के कि वो उसका नेकलेस रिटर्न करना चाहता है, इसलिए वो उसे मिलना चाहता है। और वो चली भी गई और उसे उम्मीद थी कि वो शायद कोई रास्ता ढूंढेगा हमारे फ्यूचर के लिए। वो लोग कुछ देर साथ बैठे, कुछ बातें किए। इस बीच बुन पैंग चुपचाप उठा, उसके पीछे गया और अपने हाथों से उसका गला घोटने लगा। ब्रिक का मर्डर करने के बाद बुन पैंग ने उसके बॉडी को मॉस्किटो नेट से लपेटकर एक चेस्ट में डाल दिया और ब्रिक्स के साथ पैक कर दिया। वो वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा हुआ और बोला, अब मैं इसे कैसे रिवर में फेंकूं? तब उसने उन लोगों की तरफ देखा जिन पर उसे ट्रस्ट था कि वो उसकी हेल्प करेंगे इस क्राइम को क्लीन करने में। एक 19 इयर्स का यंग मैन और एक ओल्डर एज का मैन, उनके नाम थे चरण और शैरोन। उन दोनों ने एक रिक्शा हायर किया और मर्डर सीन से 20 किलोमीटर दूर उसे लेके गए और उसे रिवर में डंप कर दिया। जब उन्होंने चेस्ट को रिवर में फेंका तब उन्हें लगा कि ब्रिक्स उसे नीचे की ओर ले जाएगी और बाहर निकलने नहीं देगी, लेकिन वो गलत थे। जनवरी 1918 में विलेज के लोग उस रिवर में फिशिंग कर रहे थे, तब उन्हें पानी में तैरता हुआ चेस्ट दिखा। शुरू में वो एक्साइटेड हुए क्योंकि वो चेस्ट एक्सपेंसिव दिख रहा था, एक ऐसा बॉक्स जो सिर्फ वेल्दी लोगों के पास होता है। लोगों ने मिलकर उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोना नहीं बल्कि एक बॉडी थी जो सड़ चुकी थी। शुरू में उन्हें लगा कि वो पर्सन जिंदा होगा क्योंकि बॉडी को टाइटली नेट से बांधा गया था, लेकिन जब उन्होंने नेट को हटाया तो ये क्लियर हो चुका था कि ये काफी पहले ही मर चुकी थी। पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिशरमैन से, पासर बाई से, वो हर किसी से जिन्होंने उस बॉडी को देखा था, सभी से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि उन्होंने किसी को भी चेस्ट के साथ रिवर के आसपास देखा था, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कोई लीड नहीं, कोई विटनेसेस नहीं, सिर्फ एक यंग वुमेन की बॉडी चेस्ट के अंदर। कोई भी चॉइस ना होने के कारण पुलिस ने इसे पब्लिकली स्प्रेड करने का सोचा। उन्होंने हर कुछ पब्लिक किया एक लोकल न्यूज़पेपर में, जो वो कर सकते थे। उसकी अपीयरेंस, जिस कंडीशन में वो पाई गई थी, वो सब कुछ। उन्हें होप था कि किसी की तो बेटी मिसिंग होगी और ये सबसे वो उसे पहचान लेंगे। और थोड़े ही टाइम में एक वुमेन आगे आई। जैसे वो स्टेशन पहुंची और डिस्क्रिप्शन पढ़ी, वो रोने लगी और अपनी बेटी का नाम चिल्लाने लगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को एक लेटर मिला था, जिसके बाद वो घर से बाहर गई थी और वो लेटर बुन पैंग की थी। इसके बाद पुलिस बुन पैंग के पास गई, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था और जितनी बार भी वो बुन पैंग से क्वेश्चन करते, वो हर चीज के लिए मना करता। इसलिए उन्होंने एक और बार कोशिश की। उन्होंने एक दूसरा पब्लिक अपील की। इस बार उन्होंने ब्रिक के कंफर्म आइडेंटिटी के साथ अपील की। उन्होंने पूछा कि क्या किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बुन पैंग को इस डेथ से लिंक कर सकती है। एंड फाइनली किसी ने बोला, ये चरण था, बुन पैंग के स्टूडेंट्स में से एक। उसने पुलिस को बताया कि इसी ने सायरन चेस्ट को डंप करने में हेल्प की थी, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। उसने कुछ और भी बताया जो बहुत शॉकिंग था। उसने रिवील किया कि ये पहली बार नहीं था जब बुन पैंग ने किसी को मारा था और इन्हीं सब की पुलिस को जरूरत थी। 14 जन 1918 को बुन पैंग के वेडिंग सेरेमनी के टाइम वो शादी कर रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसकी शादी के दिन इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बुन पैंग के एक्सप्रेशंस थे। वो काम दिख रहा था, बिना किसी इमोशंस के। रिग्रेट का कोई साइन नहीं था। जब वो कस्टडी में था तब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुमने इससे भी पहले किसी को मारा है। तब उसने कन्फेस किया मिस्टर नाई के मर्डर के बारे में। अब 2 कंफर्म मर्डर के साथ इन्वेस्टिगेटर्स और डीप तक गए। उन्हें लग रहा था कि बुन पैंग ने और भी चीजें करी है और 5 लोगों का गायब होना उससे कनेक्ट हो रहा था। ज्यादातर विमेन थी जो उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थी। हर केस के सेम पैटर्न थे। पहले विक्टिम मिसिंग होते, फिर कैनल में एक चेस्ट में मिलते। लेकिन बुन पैंग ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने 2 से ज्यादा लोगों को मारा था। एंड में बुन पैंग के ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस लगाए गए। नाई और प्रिक और उसके दोनों स्टूडेंट्स को क्या सजा दी गई, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन बुन पैंग को डेथ की सजा सुनाई गई। 19 अगस्त 1919 क्राउड के सामने बुन पैंग का सर धड़ से अलग किया गया। जब ये रिचुअल्स की जा रही थी
तब तलवार उसके नेक को कट ही नहीं कर पा रही थी। जबकि ब्लेड शार्प थी। एग्जीक्यूशनर रुका और उसने कुछ नोटिस किया। बुनपैंग का लिप्स हिल रहा था, वो कुछ बड़बड़ा रहा था, पॉसिबली डार्क स्पेल। एग्जीक्यूशनर झुका और बोला, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे अपने अंदर से निकालो। उसके बाद बुनपैंग ने अपना मुंह खोला और एक स्मॉल ब्लैक बुद्धा एम्यूलेट को बाहर निकाला। जब वो हट गया तो एग्जीक्यूशनर ने अपना तलवार डांस रिपीट किया और इस बार ब्लेड उसके नेक को काटते हुए बाहर आई। और कुछ लोगों का कहना था कि जब उसका सर नीचे गिर गया तब भी उसके लिप्स कुछ बड़बड़ा रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।